बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? आज मेरे साथ सैयद खालिद शाह साहब जापान से मारूफ इन्फ्लुएंसर हैं और पॉलिटिकल शख्सियत भी हैं आप, तो उनसे गुफ्तगू करते हैं। कैसे हैं खालिद भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू आपने अपना टाइम निकाला और मेरा इंटरव्यू करने के लिए बहुत शुक्रिया नहीं, आपका, नहीं, बहुत शुक्रिया अली भाई। ऑनर है माशाल्लाह। कैसे वेकेशंस पर हैं आप इस टाइम वियतनाम? जी हाँ, मैं इस टाइम वियतनाम में हूँ और अपने होटल से आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि पिछली दफ़ा थोड़ा सा जो हो गया था वो हम लोगों ने इंटरव्यू किया लेकिन वो टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, जी, जी। तो मैंने कहा कि चलें हो जाती वियतनाम है। से भी कोई मसला नहीं, जी, कोई आधा एक घंटे की बात है, कोई मसला नहीं। बिस्मिल्लाह करें आप। जी, जी। सुनाइए कैसी गुज़री है आपकी? सब खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है, बहुत फर्स्ट क्लास। अल्लाह का बहुत करम है और तो सब सही है। ठीक है। आप खालिद भाई ये बताएं कि अर्ली लाइफ में जब आप पहली दफा जापान आए, जी जी। 80s होंगे लेकिन 80s 90s में कोई अहवाल बताएं, किसी ने स्पॉन्सर किया या खुद से आए, क्या किया, पहला काम क्या था आपका? नहीं अली भाई, मैं एक मशहूर पाकिस्तान के एक्टर, उस वक्त में एक्टर नहीं थे, बाद में बहुत मशहूर हुए, तनवीर जमाल साहब, शायद आप जानते हो, बहुत ड्रामों में काम किया, जी, सरदार जी, बिल्कुल। अवार्ड भी लिए उन्होंने और अभी उनका पिछले साल इंतकाल हो गया जापान में ही। वो मुझे कराची में एक जगह मिले थे क्योंकि मैं ये प्रोग्राम्स वगैरह करता था मेहदी हसन के बच्चों के साथ। आसिफ मेहदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, तहसीन हैं, फिर सजाद अली थे और बहुत सारे दोस्त थे जो गाते थे, शेकी थे, बहुत सारे दोस्त थे। तो हम लोग प्रोग्राम वगैरह करते थे, तो एक प्रोग्राम में उनसे मुलाकात हो गई और उन्होंने मुझे कहा अच्छा। कि मैंने कहा कि यार आप कहाँ रहते हैं? कहने मैं जापान में रहता हूँ। मैंने कहा यार मुझे भी ले चले। तो मुझे कहने लगे कि अच्छा तुम आ जाना। मुझे अपना कार्ड निकाल कर उन्होंने दे दिया और मुझे कह दिया कि आप आ जाना, मेरे 2 5 स्टार होटल हैं, मैं आपको कहीं भी वेटर वगैरह लगा दूंगा। मैंने कहा सर मैं आ भी जाऊंगा। कहने लगा आ जाए। और मैं दो 2 महीने 1 महीने बाद ही पहुंच गया जापान, अकेला। अच्छा। मुझे कोई नहीं जानता था अली भाई। मैं बस मेरी किस्मत थी, मुझे टोक्यो। अल्लाह ने लाना था यहाँ। टोक्यो पहुंचे पहले? जी हाँ, मैं टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतरा। उसके बाद उनको फिर फ़ोन किया और मेरे साथ कुछ सिर्फ मसला ऐसा ख़राब हो गया कि एयरपोर्ट पे जब उसने मुझसे पूछा कि कितने अरसे रुकोगे, तो मैंने सोचा यार 2 बहनें हैं, 2 बहनों की शादियां करनी है, तो एक बहन पे 1 साल तो लग जाएगा। मैंने कहा हाँ ठीक है जी, 2 साल। उसने कहा नहीं नहीं, 2 साल जी। का तो वीज़ा ही नहीं होता। उसने बोला टूरिस्ट वीज़ा तो 3 महीने का होता अच्छा। है। तो सही। 1981 की बात है, भारत बहुत अच्छी इमिग्रेशन होती थी उस वक्त में, अब तो बहुत सख्त हो गए। खैर उन्होंने मुझे मुझे बार बार कहा और मैंने बार बार उनको यही किया कि मैं 2 साल रुकूंगा क्योंकि मैं 2 बहनों की शादियां करनी है। वो कहने लगे नो, हमें नहीं बताओ ये बात, तुम यहाँ वर्क नहीं कर सकते। फिर भी मैं यही कहता रहा 2 साल 2 साल। तो उसने गुस्से में मुझे 15 दिन का वीजा लगा के दे दिया और मुझे इंटर कर दिया, मकसद ना। अच्छा, एंट्री हो गई। मैं उसके बाद नसीब यहीं के थे, फिर आप होकर रह गए यहीं। तो आपने जब जी जॉब जॉब से बिजनेस की तरफ आप कैसे आए, ये जरा बताइए? असल में जॉब। मेरी कुछ नसीबी ये थी कि मैं जैसे ही आया ना वैसे ही बस में कुछ शादी हो गई। 3 4 6 महीने बाद ही शादी हो गई, मैंने शादी कर ली और एक साल के अंदर एक बेटी भी पैदा हो गई बड़ी। और मैं जो है वो जॉब करता था कंपनी में। तो मुझे एक साहब मिले, वो कारपेट का काम करते थे, लाहौर के थे रहते कराची में थे, तैयब अली। और उन्होंने फिर मुझे कारोबार में घसीटा क्योंकि मैं पाकिस्तान में जो है लालूखेत मार्केट के अंदर बचपन से काम करता था, ठिए वगैरह लगाता था और इस तरह का छोटे काम करता था बहुत। तो छोटे लेवल पे है, छोटा काम तो कोई भी नहीं होता। तो वहां पर बस मुझे मौका मिला दोबारा, तो मैंने उनके साथ कारपेट बेचने शुरू कर दिए। फिर मैं कारपेट में आ गया, कारपेट से निकला तो मैं ट्रॉपिकल फिश में आ गया, जो ये एक्वेरियम वगैरह में आप रखते हैं, फिर वो मेरा अपना था। जी, जी। उसके बाद फिर मैंने गाड़ियों का काम शुरू कर दिया, 35 साल गाड़ियों का काम किया और अब मैं प्रॉपर्टीज वगैरह के काम में हूँ। दूसरा मेरा काम जो है वो साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा है, मेरी फैक्ट्री वगैरह है वहाँ स्वाज़ीलैंड में। और बस अल्लाह का शुक्र है, गुजारा हो जाता है। यानी हम तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, ये तो सब जानते हैं, लेकिन बिजनेस में ये कम लोग जानते हैं। वो समझते हैं कि आप अपने ना और इस अकाउंट के जरिए अर्निंग कर रहे हैं और इसी के जरिए आप, हालांकि आप मारूफ बिजनेस। आपको पता है ये टिकटॉक वगैरह से तो क्या बनता है, ये तो कुछ नहीं घर का मिलता, बिजली का बिल पॉइंट्स में भी आ नहीं जा जाए। सकता।
जी, जी। जी, वो मशहूर है नहीं ना ऐसा कि यू कुड बी होमलेस विद 1 मिलियन टिकटॉक फॉलोअर्स। जी, जी, यू कुड बी होमलेस विद 1 मिलियन टिकटॉक फॉलोअर्स, यानी ये टिकटॉक तो ये फोरम है। लेकिन इस पे रीच बहुत ज़्यादा है, आप काफ़ी मारूफ हो गए, मिलियन के करीब फॉलोअर पहुँचने वाले हैं। तो जी हाँ। जापान में पाकिस्तानी कम्युनिटी से इंटरेक्शन है आपका? पाकिस्तानी कम्युनिटी वहाँ ओवरसीज़ में? तकरीबन सब लोग ही जानते हैं और फिर इस टिकटॉक में ये 2-3 साल से और ज़्यादा जान गए, जो नए लड़के आए हुए थे वो भी जान गए, ज़्यादातर से राब्ते में हूँ। फिर ये मैं पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की तो और ज़्यादा ताल्लुकात बढ़ गए। बस अब जी, जी। ताल्लुकात से मैं बचता ही हूँ, मैं कम ही लोगों से मिलता हूँ। मेरे बहुत ही कम लोगों से। जी हाँ, बहुत कम दोस्त हैं जिनके साथ कुछ चाय पानी हो जाता है, बैठ जाते हैं, खाना वाना खा लेते हैं, अच्छा। वरना यानी कि यहाँ पे लाइफ इतनी मसरूफ हो गई कि पाकिस्तान फिर आने का आपने नहीं सोचा कि कभी यहाँ आकर कोई प्रॉपर्टी लें, बात हो, कोई भी नहीं इस नहीं तरह नहीं का? नहीं, इस किस्म की गलतियां तो खैर बचपन से नहीं की मैंने। जब मैं छोटा सा था, जब भी बहुत अच्छी पैसे बात। आ चुके थे, लेकिन मैंने कभी ऐसी गलती नहीं की। एक दफा मैंने की थी, वालदा के लिए एक घर लेने की कोशिश की थी, वो प्लॉट लिया, वो प्लॉट जाली निकला। फिर एक मकान लिया, वो जाली निकला। तो बस उसके बाद मैं समझ गया कि ये 10-20 लाख में खामोश हो जा, तो ज्यादा नहीं वो कर। ये ऐसे यहाँ जो हालात हैं, यानी यहाँ पर स्कैमर्स पाकिस्तान में ज़्यादा हैं। यहाँ पर बहुत कोई ज्यादा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी अक्सर लूट जाते हैं। जी और हाँ। जैसा कि बैरियर टाउन में लोगों ने जहाँ बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, ओवरसीज़ भी ठीक-ठाक लोगों ने इन्वेस्ट जी की हाँ। है। वो उनका पैसा भी अब डूबता नज़र आ रहा है, वो डीएचए में ज़मर जो भी हालात हैं। लेकिन ये कि आप यानी ये समझते हैं कि पाकिस्तानी शुड लीव द कंट्री, और दूसरा ये कि इन्वेस्ट भी यहाँ ना करें, पाकिस्तान में वापस। देखिए, शुड लीव द कंट्री का जो बात है, ये तो बेचारे अब देखो कहाँ जाएंगे लोग। अगर पूरा पाकिस्तान 26 करोड़ आदमी उठ के कहीं तो जा नहीं सकते ना। तो अपने ही घर को ठीक करना है, जो अपने घर में जी, जी, खराबियां हैं अपने उसको घर में। ठीक करना चाहिए, बस। और क्या। मैं नहीं समझता कि बाहर जाके कुछ हो जाएगा, और बाहर कोई यानी आप लाइफ ये नहीं समझते है। हैं कि अच्छा, ये जो खराबियाँ हैं आपका ज़िक्र हो, चलें इससे हम करंट अफ़ेयर की तरफ आते हैं, क्योंकि आपकी अक्सर ऑडियंस जो है ना अराउंड वो जी हाँ। करंट अफ़ेयर, जी हाँ। और उसमें ज़्यादातर लोग जो हैं पॉलिटिकल मामलात, जो आलमी हालात हैं, इनसे जानना चाहते हैं। आप ये बताइए, पाकिस्तान का जो घर ठीक करने का मामला है, वो कैसे होगा घर ठीक? 70 साल में तो नहीं हुआ, 80 साल में कभी देखिए, ठीक हुई। जब तक हमारी पॉलिटिक्स में इज्जतदार, तमीजदार और पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे ना, ये मसला कभी भी हल नहीं होगा। वो तो नहीं आ सकते। देखिए खालिद भाई, पीटीआई के अंदर भी समझते थे पढ़े लिखे लोग, वहां भी फ्यूडल्स की कसरत है। हर चीज एक ही उम्मीद थी, उस सब ओवरब्लड फ्यूडल्स बहुत ज्यादा है। देखिए, आपने सुना होगा, इमरान खान ने भी ये बात कही थी जब उससे किसी ने सवाल पूछा था कि आपकी पार्टी के लोग ऐसे हैं वैसे, तो फुल हो गया। तो उसने कहा कि भाई मैं कहाँ से लोग लेके आऊं, चाइना से मंगा लूं क्या? रिश्ते कहाँ से ना। कहाँ से लेके आऊं, सही है। रिश्ते कहाँ से लेके आऊं मैं? क्या चाइनीज लोग सही बुला लूं बात। यहाँ पे कि मेरी पार्टी के अंदर शामिल हो जाओ? तो यही लोग हैं। जी। और इसी तरह मुल्क तरक्की करते हैं, लड़कते फुड़कते समझते, फिर आगे जाके देखिए जिस मुल्क में मैं आज बैठा हूं ना, मैं यकीन करें, आप जापान को तो छोड़े, जापान की तरक्की तो सब जानते हैं। मेरी अभी के वीडियोस देखे, कल के परसों के, जो मैं टिकटॉक वगैरह पे चढ़ा रहा हूँ। अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है कि यूट्यूब पे चढ़ाऊं। जी, मैं देखता हूँ। या आप ये देखिए कि वियतनाम कितनी तरक्की कर चुका है। ये भी 60 साल पहले इनको इतना मारा था कि इनके घर और लोग तबाह कर दिए थे। ये तो हर चीज जंगल में चला दी थी। इतनी तरक्की की हुई है कि मैं आप हैरान हो जाए। अच्छा, यानी यहाँ पर कोई कर्जा नहीं है, गैर मुल्की कोई चीज नहीं नहीं नहीं, होगी। कुछ भी नहीं है जनाब। ये जो मूंगफली बेच रहा है ना बंदा, जो हाथ में छाबड़ी जी। लेके और मूंगफली बेच रहा है छोटे से पूड़े में रख के, यकीन करो उसके चेहरे पे भी, रिजवी भाई, इत्मीनान है। क्योंकि उसे मान है। पता है मेरे बच्चों का खाना मेरी जेब में है, शाम को घर जाऊंगा तो कुछ लेके जाऊंगा। हमारे यहाँ लोगों को असल में सेफ्टी नहीं है। हमारे लोगों को नहीं पता क्या करें। हमारे लोग तो इतने मुतमईन बेगैरत हो चुके हैं कि कहते हैं कि कोई मुतमईन काम कराना है ना, तो कहते हैं 200 रुपए फीस है और 2000 रुपए जो है वो रिश्वत देनी पड़ेगी। तो 2200 का ऐसे खर्चा है। मुतमईन बगैर, बड़ी अच्छी इस्तेलाह आपने कॉइन की यहाँ पर ये। अच्छा खालिद भाई, देखिए कराची से आप आए हैं, कराची आप जानते हैं कि एक मुल्क जितनी आबादी है, जी। उसकी आबादी कम करके बताई जाती है, 3.5-4 करोड़, आप हाँ, वो कहते तो हैं 2-2.5 करोड़। पॉलिटिकल मसला है वो। अगर उस कराची को, जो आपके दौर का कराची था, वो पुरअमन था, या ऐसे ही भत्ते होते थे? मोबाइल मोबाइल तो तब नहीं थे, चोरियां होती थी, वारदातें होती थी, ये मसाइल थे, तब भी थे, या अब ये नया देखिए, मैं फिनोमेना आपको अपना कराची बताऊं, मैं आपको 80s है? तक का कराची, यानी 70s में मैं रहा हूं कराची में।
जी, जी। 63 में पैदा हुआ था तो बड़ा जाहिर है 70-72 में थोड़ी अकल आई। तो 10 साल में जो पाकिस्तान में अपने होश-हवास में रहा हूँ ना, रिजवी भाई, पाकिस्तान कराची के अंदर हम लोग रातों को घूमते थे, चाय पीते थे और कोई पुलिस वाले हमें तंग नहीं करते थे, कोई पूछता भी नहीं था, इतने अच्छे लोग होते थे। पुलिस जब भी अच्छा, पंजाब की पुलिस होती, पंजाब से आए हुए लोग पुलिस में होते थे, लेकिन वो हमें अपने बच्चों की तरह समझते थे। अगर कहीं रास्ते में हमें रात को 2 बजे 2:30 बजे कोई मिल गया ना, तो पूछता था बेटा कहाँ जा रहे हो, तो हम कहते थे जी चाचा चाय पीने जा रहे हैं। तो कहता बैठो गाड़ी में, मैं छोड़ देता हूँ। वो बेचारा अपनी पुलिस वैन में बिठा के हमें घर तक या वो रेस्टोरेंट तक छोड़ते थे। यानी इतना यानी अच्छा तब माहौल था, कोई मसला नहीं, कोई कोई यानी मसला ये नहीं था, वारदातें नहीं। अच्छा, कोई यानी इसका वारदात मतलब नहीं थी। आप ये हमारी समझते पूरी हैं। गली के अंदर, हमारी पूरी गली में जी, 100 घर थे ना, अगर 100 घरों जी, में जी। से कोई 4-5 लड़के सिगरेट पीते थे, वो भी अच्छा, बहुत छुप के। मकसद अगर किसी के वालिद भी कहीं से जा रहे हैं ना, तो वो सिगरेट फेंक देते थे कि कहीं, अच्छा वो नहीं जानते उनको कि ये कौन है, किसका बच्चा है, लेकिन गली जी, के बड़े हैं। और कोई हमारे पूरे इलाके में एक चरस पीने वाला होता था कोई, और कोई एक अच्छा। बदमाश होता था जिसे लोग कहते थे यार ये बड़ा बदमाश है, इससे नहीं बात करना। तो इतना का अच्छा। कौन सा एरिया था खालिद भाई? जी, एरिया कौन सा था आपका? या हम आपका लोग एरिया रहते थे कराची? फेडरल बी एरिया 19 नंबर में, 19 और 20 की जो 19 में? रोड थी ना, उस पे रहते थे हम जी, लोग। जी। अच्छा, नहीं आप ये समझते हैं कि ये कराची को वैसे ही जराइम की जद में आ गया बैड गवर्नेंस की वजह से, या प्लान करके इसे नहीं कुछ नहीं, रियासतों ने? कराची को तो शुरू से टारगेट किया गया। कराची में जब महाजिर आए थे, चाहे वो पीछे से उर्दू स्पीकिंग थे, पंजाबी थे, पठान थे, जो भी थे ना, जो लोग कराची आए थे वो बड़े पढ़े लिखे लोग थे, जिसमें मेरे वालिद साहब शामिल हैं। और उनको सब व्हाइट कॉलर जॉब्स मिली, ऑफिसों में जॉब मिली, तनख्वाहें बड़ी कम होती थी, लेकिन वो इसी में खुश थे। वो नहीं चाहते थे ज्यादा कमाना, वो चाहते थे हम इज्जत से बच जाएं सुबह और ऑफिसर बनकर आए वापस। उनको बड़ी तरतीब से पहले तो कैपिटल हटाया गया, कराची से इस्लामाबाद ले गए। उसके जी, बाद जी। कराची के हालात, जो रोशनियों का शहर था ना, अब वो लाशों का शहर बना दिया गया। हाँ, यानी अभी प्लान करके बनाया गया। बिल्कुल प्लान करके लेकिन तबाह किया उनकी खालिद भाई ग्रीवेंसेस दुरुस्त थी। मतलब मेरे वालिद साहब वहां से आए थे, हिजरत करके। हमारे दादा जो हैं इंडिया से आए। गया। जी जी हमें जी हिजरत का ताना सुनने को मिलता है अब भी, यानी अम्बाला से हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि मुहाजिर हैं जी, सेटलर्स हैं। तो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन क्या इसमें सिर्फ एमकेएम का किरदार है, या कोई और भी फैक्टर्स हैं गैर मुल्की लोग उन्हें यूज कर रहे थे? क्या क्योंकि मैं चाह रहा देखिए था कि दौरान देखिए एक एमक्यूएम, सियासी डिस्कशन। जी हाँ, एमक्यूएम की जो इब्तिदा हुई थी ना, जो अल्ताफ हुसैन ने इब्तिदा की थी, वो तो बहुत ही जी, प्यारी थी और बहुत बेसिक बातों पर थी, जिसमें मैं अपने आप को भी शामिल करूंगा कि मैं अपना शनाख्ती कार्ड लेके जॉब ढूंढने जाता था ना, जब मैंने इंटर कर रहा था मैं, तो जी, मुझे जी। क्लर्क की जॉब के लिए मैं जाता था, तो मुझे कहते थे भाई आपका नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? नहीं जी, पंजाब का डोमिसाइल चाहिए। और जी, यही बात जड़ बनी थी उर्दू स्पीकिंग को तबाह करने की, कि वो गुस्से में आते गए आस्ता आस्ता। अच्छा, मुझे तो मौका लग गया, मैं बाहर आ गया 81 में, 82-3 से फिर वो एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन ने शुरू की। एमक्यूएम बहुत अच्छी जमात थी किसी वक्त में, और बहुत जी, बेसिक जी। पर सही बात कह रही थी, मगर उसको जो फाउंडिंग किया गया था ना, वो आपको पता है किसने किया था, किस इदारे ने किया था उनको फाउंड। जी, और फिर जाहिर है यानी ये उनको यूज करना चाहते थे। वहां पर जब अल्ताफ हुसैन राजी नहीं हुआ, तो अल्ताफ हुसैन को डराया और भगा दिया। अब जब भाग गया अच्छा, वो, तो बस फिर उसके बाद ये लोग बिखर गए, फिर काबुल अच्छा। नहीं हुआ। ये भी देखिए, ये कहा जाता है खालिद भाई के मशरिक वस्ता की जो बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, वो कराची की लाश के ऊपर बनाई गई। जी जी। यानी कराची को तबाह करके वो दुबई, कतर, बहरैन, ओमान ये सब आबाद हुए। अगर कराची होता तो इनकी जरूरत ही नहीं थी। यहाँ कौन आता? इन्वेस्टर जाहिर तो पोर्ट यहाँ पोर्ट बना की बात, दुबई से। सबसे बड़ी बात तो कराची में पोर्ट था, है ना। जी, तो अगर कराची का पोर्ट कामयाब हो जाता, तो दुबई पोर्ट कभी भी कामयाब नहीं होता। ये दुबई अच्छा। में जो ट्रांजिट हो रहा है ना, ये कभी भी नहीं होता। जी, जी, जी। अच्छा, ये ना। अच्छा खालिद, ये बताएं आपकी जो इस टाइम आलमी हालात है उनके बारे में। ईरान अमेरिका जो वॉर हो रही है मशरिक वस्ता, क्या इंसाइट है? क्या ये मामला, ये सीज फायर की दोबारा कोशिश हो रही है अमेरिका की तरफ से, क्या ये होगा? ये आप समझते हैं कि ये जैसे कह रहे हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट तो बढ़ेगी? इसमें क्या चालबाजी है, क्या राय है आपकी? यानी इसमें क्या ओपिनियन है देखिए, कि इसमें क्या चालबाजी लगता है? अगर आप बारीक बातों में ना जाए ना रिजवी भाई, अगर जी, आप मोटी मोटी बात करें ना, तो ये एक
शैतानी मजहब है और उसके पैरोकार हैं एक तरफ, और एक तरफ मुसलमान हैं। मैं सिर्फ मुसलमान ही कहूंगा और दूसरे मजहबों को मैं इसमें शामिल भी नहीं करूंगा, क्योंकि मुसलमान ही वो लोग हैं जो कि बताते हैं कि खुदा कहाँ है, कौन है खुदा, उसका रसूल कौन है, किताब क्या है, कुरान शरीफ क्या है। हमें सबसे पहले शिया सुन्नी में बांटा गया, जो कि कुछ भी नहीं है, जो कि आज मैं अगर देखता हूं ना तो, अच्छा मैं बताऊं बड़े मजे की बात, मुझसे कोई पूछता है तो मैं कहता हूं ना जी मैं अहले तशी हूं ना अहले सुन्नत हूं। तो मेरे काफी दोस्त जो अहले तशी हैं, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं मेरे, मुमताज शाह साहब हैं जैसे मेरे जापान में बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो वो कहते हैं आप ये बात कैसे कहते हैं। मैं कहता हूँ इसलिए कहता हूं कि एक तो इस्लाम में अलाउ नहीं है कि आप जो है ना फिरके बनाएं, और दूसरी बड़ी बात, मैं अपने आप को अहले सुन्नत कह के कौन सा झंडा गाड़ दूंगा भाई। मैं क्यों अपने आप को अहले सुन्नत या अहले तशी कहूं। मैं पहले मुसलमान तो हो जाऊं पूरा, मैं पहले अल्लाह से तो राब्ते में हो जाऊं, उसके बाद देखूंगा कि मैं अहले तशी हूं या मैं अहले सुन्नत हूं। बहरहाल यानी आप समझते हैं कि ये फिरका वारियत भी आलम इस्लाम को लड़वाने के लिए जो 20वीं सदी में इसे मजीद उभारा गया, नई वेव चलाई। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये फिरके अच्छा, ये इसमें एक क्वेश्चन है बड़ा क्रिटिकल, ये जरा मुश्किल सवाल है आपसे खालिद भाई, वो ये कि ये ईरान जो अरब मामला है, ये शिया सुन्नी मामला है या अरब अजम का मामला है या कोई और मामला? असल में देखा जाए ना तो ये कोई मामला नहीं है, ये हम मुसलमान इतने, असल में हम तालीम से भी दूर है ना, हम कुरान की तालीम से भी दूर हैं और दुनियावी तालीम से भी दूर हैं। ईरान और सऊदी अरब का जो ये एक यूएई की जो ये एक झड़प है ना, जो हमारे दौर में बहुत उरूज पर चली गई है, ये होनी नहीं चाहिए। हम पहले सबसे मुसलमान हैं, फिर ये हरी पगड़ी पीली पगड़ी शिया सुन्नी ये वो, ये सारे फिरके हैं, और हर फिरका जिस तरह तू चाहता है भाई तू नमाज पढ़ ले, जिस तरह मैं चाहता हूं मुझे पढ़ने दे। हमें अल्लाह से राब्ता करना है 5 टाइम दिन में, बस बात खत्म हो गई। और ये कहना कि मेरी मस्जिद में तू नहीं आई हो, तेरी मस्जिद, आप यकीन कीजिए मेरे अहले तशी दो, मेरा सबसे पहले अहले तशी सैयद सईद रजा जैदी, शायद आप जानते हो, अहले तशी के बहुत बड़े अल्लामा हैं कराची में, वो मेरा पहला बचपन का दोस्त है। और मैं अपनी जिंदगी मैंने ज्यादातर अहले तशी दोस्तों में गुजारी है, आज भी मेरे अच्छे अच्छे दोस्तों में अहले तशी लोग हैं, लेकिन मुझे तो कभी महसूस नहीं हुआ कि मैं उनमें अकेला हूं या मैं उनमें, या मैंने देखा कि वो कुछ करते हैं हमारे खिलाफ, मैं तो कभी नहीं सुना। नहीं, यानी पाकिस्तानी कल्चर बेहतर है, मिडल ईस्ट के कल्चर से पाकिस्तानी कल्चर में डाइवर्सिटी है, यानी इसमें इख्तलाफ, ये चीजें सब अकोमोडेट हो जाती हैं, मिलकर रहते हैं। आपको जी भाई पता हो ना पता हो, मुसलमानों में सबसे पढ़ी लिखी कौम एक तुर्की और एक पाकिस्तानी है जी। कहीं भी चले जाएं आप ओमान चले जाएं, आप बहरीन चले जाएं, आप दुबई चले जाएं, जट जाहिल लोग हैं वहां, जाहिल लोग हैं। अच्छा, बिल्कुल जाहिल लोग हैं, यानी स्कूल का कोई दिमाग ही नहीं होगा, बस 5 टाइम नमाज आनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। दुनिया में तरक्की करने के लिए वो कहते हैं पैसा होना चाहिए बस, यानी वो तेल के कुएं खा रहे हैं बस, उन्हें और कोई नहीं। ये भी अल्लाह की मेहरबानी है जो तेल कुएं ने निकाल दिया, वरना फिर नहीं। खालिद भाई ये देखें कि मिडल ईस्ट का मुस्तकबिल अब मखदूश नजर आ रहा है, क्या आप समझते हैं कि ये जो स्क्रैच स्क्रैपर्स हैं दुबई कवैत, ये दोबारा आबाद होने का मौका मिलेगा, या इन्वेस्टर इज लाइक पिजन, वो निकल गया, बस उड़ गया, फ्लाई अवे कर गया, अब दोबारा नहीं आएगा, वो बूम नहीं आएगा? जी हाँ, क्या रहा है? मैं समझता हूँ कि अब इनको लाने में 20 साल लग जाएंगे लोग तकरीबन। अभी देखिए इन्होंने परसों ऐलान किया है कि पूरी दुनिया के पासपोर्टों के लिए 5 साल का मल्टीपल विजिट वीजा। ये देखे ना, कभी हमको ये 14 दिन का वीजा देने में कितने मसाइल करते थे, अब कह रहे हैं 5 साल का मल्टीपल विजिट वीजा, जब चाहो आओ जाओ आओ। तो ये हमारे लिए राहें खोल रहे हैं कि आए प्लीज कुछ करें आप लोग, यहाँ पर दुकान खोलें। जो इन्होंने अपने जो तरक्की की थी ना, मैंने भी शारजा वगैरह में काम करके अपने बहुत बड़ी रकम कमाई, 2 दफा कमाई, 1 दफा भी नहीं, और वहां पे कोई सुनवाई नहीं है, कोई अदालतें नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई कानून ही नहीं है, कुछ नहीं। बस वो जो शेख साहब सामने बैठे होते हैं तोप पहने, बस वो जो कह दें, हालांकि वो 16 साल के भी हो तो बस वो अमर हो गया, बस उन्होंने कह दिया। वो उनके लॉज भी बड़े रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन ये कि ये जो रियासतें हैं यहाँ पर पाकिस्तानियों को तो निकाला जा रहा था, यूएई से खासतौर,
बड़ी तादाद में। अब ये हमें बुला रहे हैं तो अब हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? भाई देखिए, अगर जॉब है और आपकी अच्छी चांसेस हैं तो आप जाएं, मगर अगर आप मुझसे पूछे कि जैसे मैं एस्टेब्लिश हूं तो मैं जाऊं ना, सवाल मैं तो विजिट पे भी ना जाऊं। ये इतना जलील करते हैं इंसान को एयरपोर्ट पर, और खासकर पाकिस्तानी शक्ल, इंडियन शक्ल को देखते हैं तो ऐसा समझते हैं कि ये हमारे नौकर हैं। नौकर हैं, अच्छा। जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये खालिद भाई डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे जरा बात करते हैं। वो ये है कि पाकिस्तान में एक तो बलूचिस्तान में आज़ाद कश्मीर, फिर पीटीआई की मूवमेंट है, उसके बाद ये जो भी हालात है मिडल ईस्ट के, ये क्या इंटरलिंक्ड हैं या इनका क्या नतीजा बरामद होगा पाकिस्तान में? देखिए, इसमें सबसे बड़ी खराबी तो यही है कि हमारा वो इदारा जिसको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए ना पॉलिटिक्स में, वो इंटरफेयर करता है। देखिए, अगर हम जाहिल भी हैं, हम बद्दू भी हैं, हम ऊँटों पे घूमने वाले भी हैं ना, हम आपस में लड़ भिड़ के वोटिंग करके हालात खराब अच्छे करके तरक्की कर जाएंगे। लेकिन जी जब जी एक ऐसा इदारा जिसका ये काम ही नहीं है वो ये काम करने लग जाएगा ना, तो वो नहीं हो सकता। जैसे हम लोग अगर जाएं कि जाए हम अपने मुल्क को बचा लेंगे, हम कैसे बचा लेंगे अपने मुल्क को? भाई ट्रेन होना चाहिए ना बंदे को, उसके लिए लड़ाई के लिए ट्रेन होना चाहिए। जैसे हमारी पाक फौज है, ट्रेन है हमारी फौज। हमारी फौज दुनिया के अंदर बहुत बहादुर फौज है। हम दुनिया के वो काम कर सकते हैं कि जो तो कोई भी नहीं कर सकता। मैं कहता हूं, मैं चैलेंज करता हूं पूरी दुनिया की फौज को कि हमारी फौज जैसी फौज नहीं है। लेकिन कोई फौज नहीं, लेकिन हाँ, कोई फौज नहीं है, बेशक कोई पॉलिटिकल फौज रोल नहीं आप कहते हैं, पॉलिटिकल रोल नहीं होना चाहिए। है। हाँ, लेकिन किसी खालिद में भाई ये जज्बे ये नहीं है जो ना, है, असल में किसी में ये जज्बे नहीं है। अच्छा ये इसमें एक ये है कि एक तो डोमेस्टिक रोल है जो मुतनाज़ है शुरू से, मार्शल लगे जो इंटरनेशनल रोल इस वक्त है, डायलॉग करवाया ईरान अमेरिका में, जी जी। सीज फायर हुआ, इस एफर्ट के बारे में क्या राय है कि क्या ये इसमें कोई गेम थी या जेन्युइनली ऐसी कोई नहीं नहीं, एफर्ट हमारे थी? देखिए, हमारी तरफ से अगर पाकिस्तान की तरफ से बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से तो ये शोबाजी थी, इनसे ताल्लुकात पक्के करने थे कि किसी तरह इसकी आड़ में फिर जो जो हमारे लीडर को बंद किया हुआ है उसको और घसीट सकें और मारते, तो ये लोग इस तरफ देखे नहीं। मकसद एक खामोश पैगाम, खामोश मुआहिदा है ये। और जिस तरह से ये राब्ते हुए हैं, आपको पता है, मिलियंस डॉलर खर्च करके महीनों के, और फिर खाली जी राब्ते कराए गए हैं उन लोगों ने। जो जो ग्रुप्स होते हैं वो आपको इस तरह की फैसिलिटीज देते हैं, और जो ये जो कुछ हुआ है तो सब दिखा हुआ है, ये तो कुछ भी नहीं है। और मैं नहीं समझता कि अमेरिका आपके साथ आगे टेबल पे बैठेगा। हाँ आए, मैंने देखा, लेकिन वो सब टाइम लेने का गेम था कि ईरान को किसी तरह पीछे धक्का देके थोड़ा रोका जाए। लेकिन रोकने के बावजूद भी जी कुछ नहीं हुआ, ईरान उससे भी ताकतवर हो गया। ताकतवर हो गई, यानी आप मुस्तकबिल में ईरान को एक रीजनल पावर देख रहे हैं अगर ये सरवाइव कर गया? हाँ, अगर सरवाइव कर जाता है, अगर ये, मैं आपको बता दूं, कोई बड़ा पटाखा वगैरह बजा देते हैं ना ये लोग और कुछ कर भी देते, फिर भी ईरान 20, 25, 30 साल बाद इससे भी ताकतवर होकर निकलेगा। इससे ताकतवर होगा। और ये जो अरब स्टेट्स हैं, जैसे कतीफ उधर जिज़ान में सऊदी ऑयल से फैसिलिटी पे हमला हुआ है, और जो शुरू की है हौसिस में लड़ाई हुई, इसके बारे में क्या रहेगा? ये कहाँ जाएगी? क्या सीज फायर की जद ये चीजें कंट्रोल हो जाएंगी चीजें, या फिर ये कि कंटिन्यू रहेगी लड़ाई? इससे ऑयल सप्लाई को देखिए, जिस तरह ईरान ये कह रहा है ना कि भाई हम पे अगर हमला करोगे, हम अमेरिका पे तो हमला नहीं कर सकते, अमेरिका तो बहुत दूर है, और हम उस जगह पे हमला करेंगे जहां से हम पे फायर आएगा, हम उस जगह फायर करेंगे। ये तो फेयर इनफ बात है ना भाई। आप अपने घर को साफ करें, आप आपके यहाँ से ईरान पे हमला ना हो तो ईरान भी आप पे हमला नहीं करेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं बड़े मजे की, ये बात आप मेरी लिख लीजिएगा रिजवी भाई। जी जी 2 से 3 मुल्क सफाई हस्ती से खत्म हो जाएंगे बहुत जल्द। अच्छा, इनकी लकीर नहीं, मैं नाम नहीं लूंगा। 3 मुल्क के मैं मुझे पक्का पक्का श्योर है कि ये 3 मुल्क इस 2027 में नहीं होंगे, नहीं होंगे। अच्छा, नहीं होंगे। अब ये अमेरिका क्या गेम खेल रहे हैं? हाँ जी, मिडल ईस्ट से खालिद भाई इनका, मिडिल ईस्ट से, मिडिल ईस्ट, मिडिल मिडल ईस्ट ईस्ट। से। अच्छा, जी हाँ, सही है। मिडिल ईस्ट से नहीं होंगे ये 3 मुल्क, ये खत्म हो जाएंगे। और इसका ईरान भी कह चुका है बार बार कि देखें हम आपका लिहाज कर रहे हैं, क्योंकि पहले आप हमारी ही प्रॉपर्टी थे,
अब आप जी जी। अपने घर में अंदर बदमाश को बिठा के उससे पटाखे बजवा रहे हैं, तो फिर हम भी आप पे बजाएंगे। हाँ, ये ये यानी कि इसका इसका जो एंड होगा इसी बात पर होगा कि ये 2-3 मुल्क गायब हो जाएंगे। गायब होंगे। अच्छा, इसमें एक और मसला है खालिद भाई कि अब ईरान का एक वेसल उस पर हिट अटैक किया है यूक्रेन ने, अभी आज की जी खबर है। जी कैस्पियन सी में ये सप्लाई में। अब जी। ईरान को इस जंग में कैस्पियन की लड़ाई में धकेलने की साजिश भी हो सकती है, या वैसे ही उसने पंगा ले लिया, लेकिन सब कुछ प्री प्लान्ड होता है जी तो क्या ईरान इस जंग में जाएगा या अवॉइड करेगा फिर बयानात तक, या हल्के फुल्का एक अटैक करके एक हो जाए? देखिए, ईरान जो है ना, हर चीज की रिप्लाई करेगा और वो कर रहा है। आप देख रहे हैं गुज़िश्ता कितने माह से वो कर रहा है, हर चीज की रिप्लाई कर रहा है। जब ये लोग कहते हैं ना कि ईरान कमजोर हो गया, ईरान की फजाइया खत्म, ईरान की फजाइया तो थी नहीं भाई। ईरान की कोई नेवी तो थी नहीं, को खास कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा। तो अब सिर्फ जहाँ मिसाइल है, रॉकेट एंड हाँ, ड्रोन है, मिसाइल है। देखिए इराक की जंग में ईरान के जो क्यादत थी ना, उसने देख लिया था कि इन्होंने इराक को कैसे तबाह किया है। तो ईरान जो है बड़ी बड़ी चीजों के पीछे नहीं भागा कि F-16 ले लें, हम लोग ये कर लें, हम लोग वो कर लें, बम बना लें हम। नहीं, उसने कहा कि जो भी ताकत मेरे पास हो ना वो सॉलिड हो, और मिसाइल और रॉकेट यानी के जरिए मिसाइल उसने देखे रॉकेट पूरी जंग जीत ली। पूरी जंग जीत ली है। और इससे अब क्या हमारे मुल्क में जो सिचुएशन है, पेट्रोल की प्राइसेस डेली बेसिस पे बढ़ रही है और गुर्बत बढ़ रही है, लोग बड़े गैर मुतमईन हैं, और जो प्रो गवर्नमेंट लोग हैं वो डिफेंड करना तो चाहते हैं, थोड़ी सी उनकी भी जबानें खामोश हैं। तो ये महंगाई कैसे कंट्रोल की जाए, इसका क्या हल है? पेट्रोल की प्राइसेस डेली बढ़ रही सबसे पहले रिजवी भाई हमारी क्यादत ठीक होनी चाहिए, सियासी मसाइल हल होने चाहिए। और जो लोगों का काम है कि जाके सरहद की हिफाजत करें, वो जाके सरहद की हिफाजत करें। सब कुछ तरीके में आ जाए ना। हमारी अदलिया खत्म हो चुकी है, हमारे पास कोई कानून नहीं है। हम जो ज्यादा पैसे देता है वो अपना केस जीत जाता है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 20-30 साल से यही हो रहा है। है। और जी जी अब जी। तो बिल्कुल अदलिया खत्म हो गई है। अब तो ये अपने लड़ाई झगड़े के चक्कर में हमने अदलिया को तबाह कर दिया है। पहले तो हमें ये सब चीजें मजबूती से घेरनी पड़ेंगी, इनको सही जगह पे बिठाना पड़ेगा। फिर इनके सरबराह वो लोग होने चाहिए कि जो लोग ईमानदार हों और मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हों। जी जी, मुल्क के लिए ये कुछ चीजें इतनी कमिटेड लोग। आसान नहीं है कि हम चाहें तो चुटकी बजा के बस पाकिस्तान को ठीक कर दें कि जी 5 लाख इन्वेस्ट आ रही है और अब $2 मिलियन आने वाले हैं, अब $70 मिलियन आने वाले हैं। ये सब बकवास है। कौन आपको पैसे देगा? पाकिस्तानी आके लेकिन $1 मिलियन नहीं लगाएगा आपके यहाँ बाहर से। उसकी वजह ये भी है खालिद भाई, मेरे एक दो एनालिस्ट से बात हुई, इकोनॉमिस्ट से, वो कहते हैं कि इसकी वजह पाकिस्तान इज एन ओवर रेगुलेटेड कंट्री। यहाँ बिल्कुल इतने लॉज बना दिए हैं कि एक इन्वेस्टर को, जैसे मैं, हमारा ऑनलाइन काम है, मैं भी सोचता हूँ कि यार मुझे यहाँ से पकड़ लेते हैं, कभी इधर से, एक 7 पेमेंट गेटवे में से एक यहाँ पर अलावा है। तो वो कहते हैं अगर हम पैसा लाएं इतनी स्क्रूटनी होगी कि हम तो फंस जाएंगे, जबकि दुबई में उनकी तरक्की का राज है, वो टैक्स फ्री स्टेट है। जी जी। अगर पाकिस्तान को टैक्स फ्री कर दिया जाए, कोई हिसाब किताब ना हो, तो यही बाहर का पैसा पाकिस्तानी यहाँ ले आए, तरक्की तो होगी। क्या क्या इस बारे में क्या ओपिनियन मैं है, या आपको ये बता सही? दूं, इस टाइम जो हालात है ना, पाकिस्तान को, जब तक पाकिस्तान की सियासी क़यादत सही नहीं बैठेगी ना, पाकिस्तान पे कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। मैं नहीं कहता कि इमरान खान को बना दो वजीर आजम, इससे कुछ भी नहीं होगा। अब तो इमरान खान को भी बना दो तो इमरान खान को भी 20 साल लग जाएंगे, अपनी उम्र गुजार देगा वो, ये मुल्क ठीक नहीं होगा। इतना बिगड़ गया है हालात। पाकिस्तानियों को एहसास, बिगाड़ सकता। जी 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 जी, पाकिस्तानियों को एहसास नहीं, पाकिस्तानी नहीं जानते ये कर्जे क्या होते हैं, इनकी अदायगियां कैसे होती हैं, हम किस तरह। यानी आप देखिए कि बिजली बनाने के लिए मंसूबा बनाया गया और बिजली के लिए वो पूरा प्लांट लगा दिया, और वो बिजली बनाए या ना बनाए उसको पैसे देने हैं हमने। ये क्या बात हो गई? पैसे देने। अच्छा, क्योंकि इनमें से वो हमारा ही है ना। आईपीपीज हमारे ही है ना, इसलिए हमने तो पैसे बिल्कुल लेने हैं आवाम से। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। बिल्कुल। ये इशू, लेकिन असल बात यह है कि आलमी पुष्टपनाही जरूर होती है, जी आलमी कुव्वतें, और ये सारी की सारी इस एक खराबी को सपोर्ट करती हैं, तो यहाँ पर होता है। लेकिन जापान में आप बैठे, जापान में ये खराबी क्यों नहीं है? हालांकि वो भी, उन्होंने बड़ी मार खाई, उनके बादशाह ने शिकस्तनामे में जनरल डगलस मैकार्थर के सामने साइन किए, जिल्लता में शिकस्त थी, स्टिल दे सर्वाइव्ड। जी। डेवलपमेंट कैसे हुई? देखिए, एक तो कौमें भी ताकतवर होती हैं। बास टाइम ऐसा होता है कि किसी का भी कब्जा होना, अब ये वियतनामीज को ले लें आप, जैपनीज को ले लें आप, थाईलैंड को ले लें आप,
कितने पिटने के बावजूद कौम इतनी जो ना वो है मेहनती है ना, हमारी कौम शॉर्टकट के चक्कर में जाती है कि अगर 200 रुपए आज में 2000 रुपए कमाने ना, शॉर्टकट में 2-3 घंटे में हो जाए बस ठीक है, मेहनत नहीं करनी पड़े। सबका नहीं कह रहा मैं, हमारी मेजोरिटी ऐसी है। जी हमारे यहाँ दो नंबरी गलत और सही का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। हलाल हराम क्या होता है। अच्छा, पुराने बुजुर्ग ये वालिद साहब वगैरह बताते शुरू में लोग इतनी करप्शन नहीं होती, ये आम किस तरह बढ़ गई। वो कहते हैं 90s 80s में वो बात नहीं थी, रिश्वतखोर कोई कोई होता बड़ा नोटोरियस होता था, लोग उससे मिलते नहीं थे, रिश्तेदारी कर। अब तो हर कोई रिश्वत इतनी आम, बेईमानी बढ़ कैसे गई है पिछले 30-40 साल। जब मुल्क के हालात खराब होंगे ना, जब किसी भी जगह के हालात खराब होते हैं तो वहां रिश्वत बढ़ जाती है। आप क्या समझते हैं कि जापान बहुत अच्छा मुल्क था? जापान पाकिस्तान से भी गया गुजरा मुल्क था, यानी ये तलवारें लेके घूमते थे गलियों में। ऐसे ही और अगर सामने वाले की चेन पसंद आ गई तो तलवार निकाली, बोला चेन उतारो, यानी लूटा मारी थी, सब कुछ था जापान में। लेकिन जब एक अच्छा सरबराह इनको मिला ना, और उसने कहा कि सारे कबीले मिलके एक निप्पॉन बना लो, जापान यानी बना लो, तो इन लोगों ने उस पर एग्री किया। उसके बाद से तालीमी इदारे खुले, यानी ये तो जीरो से स्टार्ट हुआ ना। हमें तो कुछ ना कुछ मिला था जब पाकिस्तान बना था, तो स्कूल भी थे, पुलिस भी थी, फौज भी थी, कुछ बैंक भी थे, कुछ ये था, कुछ ना कुछ हाथ आया था। ये लोग तो सब जीरो से बने और हमसे आगे आगे मजहब लोग हैं, अल्लाह से भी नहीं डरते। इसीलिए फरमान है ना वो हजरत अली का, कुफर का निजाम कायम रह सकता है, जुल्म का नहीं रह सकता। तो ये अगर आप रूल्स को फितरत के फॉलो करें तो जापान जैसा मुआशरा देखिए, कैसी इंडस्ट्री उन्होंने डेवलप की। चाइना भी तो वो इकबाल का शेर है ना, गरा खाब चीनी संभलने लगे, हमाला के चश्मे बनने लगे। चाइनीज में भी बड़ी खराबियां थी, अफीम के नशे वो भी। इसको वी नीड अ लीडर जिसे एक तवील अरसा मिले, उसके इक्तदार में कोई रुकावट ना हो, तब डेवलप होगा। और ऐसा कब होगा, क्या होगा भी या कभी नहीं होगा, ये ख्वाब है। यार हमारी तो ख्वाहिश है, हम तो इसी पे लड़ते रहे हैं अभी तक, आज भी लड़ते हैं। हमें हालांकि हमारे इदारे, उनका बस नहीं चलता कि कहाँ पे पकड़ के मार दें जान से हमें ना, क्योंकि हम वो बातें करते हैं जो मुल्क की तरक्की के लिए कुछ हो जाए। हमें हमारी फौज जान से ज्यादा अजीज है। हमें फौज के बगैर तो दुनिया है ही, कोई मुल्क है ही नहीं ना अगर आपका फौज नहीं है। और जब पे हमारे पास इतनी ताकतवर फौज है कि जो बाजी पलट के रख दे, और ऐसे ऐसे लड़के हैं फजाइया में हमारी, ऐसे ऐसे लड़के हैं बहरिया में कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है। लेकिन जब ये आप ये सोचेंगे ना कि कोई बोले ना हम सही हैं, ऐसा नहीं होता। कोई भी सही नहीं होता, अकले कुल कोई नहीं होता। सारे इदारों को मिल के मुल्क चलाना पड़ता है। और उसमें जब आप सियासत को कमजोर कर देंगे ना, ये क्या है, ये फॉर्म 47 पे लाके घरों से उठा उठा के बताया भाई जान आप जीत गए। वो सो गया था रो रो के कि भाई मैं तो हार गया हूं। उठाया सुबह 4 बजे के भाई आप जीत गए, जाइए पार्लियामेंट जाइए, आपकी तो आज हार पहनाए जाएंगे आपको। जबरदस्त। अच्छा, ये जो है ना हमारा डिस्ट्रिक्ट लिया वाहिद डिस्ट्रिक्ट है जिसमें 7 आउट ऑफ 7 पीटीआई जीत गई, कोई सीट पे कोई भी। अच्छा। और ये कहा जाता है वो इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर जो डीसी था ना ईमानदार था, उसे खुदा लाइन लगा दिया गया, अब वो केपीके में है। लेकिन ये कि जो ऑनेस्ट ऑफिसर होता है उसे उसकी ऑनेस्टी की सजा दी जाती है, पाकिस्तान का सिस्टम है जी। तो ये यानी आप, अच्छा खालिद भाई ये बताएं, आपकी जो फैमिली है, आप तो सोशल मीडिया पर है जी, आपके बच्चे भी कोई सोशल मीडिया पर है या सब अपना काम करते? नहीं जी, मेरे सब बच्चे अपना अपना काम करते हैं और अपनी अपनी कंपनियां हैं उनकी, और अपना काम करते हैं वो लोग। छोटा मेरे साथ है बस। अच्छा, छोटा साथ है। बच्चे यानी आपके अभी प्रोसेस में शादीशुदा हो गए, सब अपने अपने घरों के हैं, बच्चों वाले हैं। अच्छा। और सब कोई साउथ अफ्रीका भी है? साउथ अफ्रीका? जी हाँ, मेरा बेटा वहाँ साउथ अफ्रीका में। जी जी। अच्छा, यानी अब आप यहाँ पर पूरी तरह सेटल्ड है, सोशल मीडिया संभाला हुआ है और आपने पॉलिटिक्स भी ज्वाइन की हुई है, लाइफ ठीक हाँ पॉलिटिक्स, हाँ मेरा कारोबार भी है तो मैं कारोबार में ज्यादा बिजी रहता हूँ। सोशल मीडिया तो कोई सब छोटा मोटा दिन के अंदर 1-2-4 क्लिप चढ़ा देता हूँ। लेकिन आपकी पहचान सोशल मीडिया पर है, ये भी माने आप? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पहचान आपकी, क्योंकि आपको जहाँ जाते हैं लोग पहचानते हैं, क्योंकि आप मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पे लोग आपको मिलते होंगे, कुछ लोग आपको पहचाने, कुछ
सर ये भी मैं हैरान हो गया कि वियतनाम में मैं उतरा हूँ एयरपोर्ट पे, और अच्छा वियतनाम में इंडियंस बहुत आते हैं ना यहाँ पे घूमने के लिए। जी तो मुझे अभी तक 2-3 दिन के अंदर को तकरीबन 10 से ऊपर कपल्स या अकेले लोगों ने अप्रोच किया, मिले और बड़ा मुझे चाय पीने है और ये करें वो करें। बहुत ऐसा लोग इस तरह पहचानते हैं, मोहब्बत करते हैं बहुत ज्यादा। अच्छा, ये यानी ये अच्छा, आप सोशल मीडिया पे अब आप जो है पॉलिटिक्स पर बात करते हैं, मजहब पर बात करना कब पसंद किया आपने? मजहब, रिलीजन। असल में मेरी इतनी मालूमात नहीं है तो मैं नहीं चाहता मजहब पे बात करूं, क्योंकि कोई बात गलत मुंह से निकल जाए, वो किसी का दिल आजारी हो तो वो अच्छा नहीं होता। और जो बात नहीं पता हो इंसान को वो नहीं बोलनी चाहिए मेरे ख्याल में। नहीं बोलनी चाहिए। जी जी। तो वियतनाम में स्टे के बाद आप जब वापस जाएंगे तो आप अभी आप रूटीन पे वीलॉग कर रहे हैं, मैंने नोट किया कि आपके वीलॉग्स शॉर्ट नहीं हो रहे, हालांकि आप यहाँ वेकेशंस पे मौजूद हैं, नहीं उससे तो बड़ा कोई अच्छा बात है। नहीं है, मैं तो कहीं पे भी होता हूँ व्लॉग मेरे जारी रहते हैं। जारी रहते हैं माशाल्लाह। जी जी। अच्छा खालिद भाई, बड़ा अच्छा लगा डिस्कशन करके, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में लोग जानना चाहते थे, मैं भी तो ये बड़ा अच्छा हो गया। इंशाल्लाह सेशन जारी रहेंगे। कोई मैसेज जो देना चाहे ना आप, पाकिस्तान के दोस्त जो आपके फैंस हैं, आपकी जो नौजवान नस्ल है हमारी, उनके लिए क्या पैगाम है? कि देखिए एक सबसे बड़ी बात तो मेरे, तो आप सारे क्लिप देखते होंगे, व्लॉग भी देखते जी होंगे, उसके अंदर मैं यही बात करता हूँ कि इंसान को ईमानदारी से जिंदगी गुजारनी चाहिए और सच और जी हक पर डट जाना चाहिए, चाहे वो सामने कितना बड़ा भी दुश्मन हो, इसकी बिल्कुल परवाह नहीं करनी चाहिए। और अपने मुल्क के जी लिए किसी भी जगह आप दुनिया में रहते हैं ना, और पाकिस्तान में भी रहते हैं, तो अपने मुल्क के लिए सोचना चाहिए। चले सोच तो सकते हैं आप, अगर कर कुछ नहीं हो सकते, सकता। सोच सकते हैं, थोड़ा बहुत बोल सकते हैं तो बोलें, दिखा सकते हैं तो दिखाएं। और अगर आप मुल्क से बाहर रहते हैं तो अपने अपना किरदार ऐसा पेश करें कि लोग कहें कि यार मैं फला पाकिस्तानी से मिला था तो यार जवाब नहीं, बहुत नफीस आदमी था। तो ये चीजें हर सब में होनी चाहिए। और अपने मुल्क की तरक्की के लिए दुआ करें, बल्कि कोशिश भी करें। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो जो कोशिश आप कर सकते हैं कानून में रह के, वो आप जरूर करें। जी जी, बहुत शुक्रिया खालिद भाई, बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह ये मजीद भी डिस्कशन जारी रहेगी करंट अफेयर्स पे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।